जी सर। सर तो पूरा बुक और कॉपी पेन लेके बैठे हैं। मैं इस मामले में बड़ा आलसी हूँ, मतलब राजेंद्र सर के बारे नहीं में सर, जानेंगे मेरी तो आदत मतलब है, शुरू से आदत है मेरी कि मैं जो भी चीज सीखता हूँ तो मैं एक कॉपी पेन लेके बैठता हूँ। नहीं सर, ये आदत अच्छी है। मैं तो 3 साल मैनेजर रहा, तब भी मैंने कभी अपनी डायरी नहीं उठाई। और जब कभी बॉस के साथ मीटिंग होती थी, जनरल मैनेजर के साथ, तो मैं ऐसे ही पहुंच जाता था। तो जी बोलते थे तुम्हारा कॉपी पेन कुछ है नहीं, किस में नोट करोगे? मैंने कहा सब दिमाग में नोट कर लेता हूँ, बचा कुचा मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ आपकी, ताकि आप पलटे नहीं बात से और मैं जो बोलूँ वो सही रहे। तो वो आदत मुझे भी बनानी है, और बड़ा मुश्किल है वो बनाना। एक बहुत अच्छा तो नहीं, मेरी तो सर शुरू से ही ये आदत रही है। हम्म। और उस आदत के कई सारे फायदे भी होते हैं। कभी आप कोई चीजें भूल जाते हैं, आपके स्लिप हो जाती है दिमाग से, तो आप फिर से एक बार डायरी के पन्ने देख लेते हैं तो फिर से रिकवर हो जाती है। अब हर चीज को तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात सही है आपकी। और और फोन में भी कितना रखें, मतलब बड़ा मुश्किल है फोन में भी रखना। तो हम तो जो परंपरागत जो नियम है और उसी को परंपरागत फॉलो नियमों की करते सर, हैं। परंपरागत नियमों का बड़ा महत्व है सर। जैसे मैं पुलिस में बिलोंग करता हूँ, जी इसमें सर्विलांस का काम बहुत चलता है। आज की डेट में जितने भी जी अपराध का अनावरण होता है, उसमें जी सबसे बड़ी भूमिका सर्विलांस की होती है। सर्विलांस इन द सेंस क्या होता है कि कोई अपराधी होता है, किसी में संदेह होता है किसने अपराध किया है, उसके नंबर को जी लोग लिस्टिंग पे ले लेते हैं, फिर उससे तमाम तरह के इंफॉर्मेशन मिलता है, सुना जाता है, तो बीच बीच में वो बातचीत करते हैं, उस घटना से रिलेटेड खुलासा होता है। लेकिन एक पॉइंट जी आता है जहां पर सर्विलांस फेल कर लेते हैं, वहां पर फिर फंडामेंटल नियम काम आते हैं, फंडामेंटल तरीके काम आते हैं। जैसे मैं एक जी एक बात करूंगा, उसामा बिन लादेन जब मारा गया था, उसामा बिन लादेन को मारे जाने के लिए जो जी भी टेक्निकल सर्विलांस थे, सब उपाय अपना करके अमेरिका हार गया, कुछ भी वहां पर काम नहीं दिया। हम्म। फिर उसने क्या किया कि मैनुअल सर्विलांस का तरीका अपनाया। मैनुअल सर्विलांस जो पुराने समय में होता, फिर उनको समझ में आया कि जो फंडामेंटल होते हैं, जो बेसिक जी चीजें होती है, वो वो हमेशा काम आती है। फिर वो आप वो जीरो डार्क 30 फिल्म आई है, आप कभी जीरो डार्क 30 देखिए, कैसे उसने जी संघर्ष किया है। या कभी हाँ, वो या डिस्कवरी पर कभी देखूंगा सर देखिए मैं। आप कि एबटाबाद में जब मारा गया था हम्म। उसामा बिन लादेन को, तो कैसे मारा गया था, उसकी लंबी स्टोरी जी है। कि एक उसमें कोरियर बॉय होता है, जी कोरियर बॉय कहीं कोरियर डिलीवर करता है, फिर उसको उन्होंने ट्रैक करते करते लंबे समय बाद वो पहुंचे, अंततः उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। जी तो जो फंडामेंटल जी नियम होते हैं ना सर, उसकी बात ही अलग होती है। आज भी जी मार्केट में देखिए, 2 दिन 3 दिन ग्रुप में ही देखिए, जैसे मार्केट थोड़ा सा गिरता है, बेचैनी छाने लगती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये नुकसान, वो नुकसान। लेकिन जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो फंडामेंटल नियम होते हैं, जो उस पर टिकता है सर, हमेशा पैसा जी कमाता है, हमेशा पैसा बनाता है, कभी भी लॉस नहीं उठाता है। हम्म। और हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट का सीधा फंडामेंटल नियम है, जो अच्छे बिजनेस जी है उसको खरीदिए, उसको होल्ड करिए। जी और जिस जी बिजनेस में प्रॉब्लम हो, उस बिजनेस को तत्काल निकल जाइए, या देखिए मत। यदि हमने जी कोई जी गलती से कोई स्टॉक खरीद लिया है जी जो हमने रिसर्च नहीं किया है, जी या जी नुकसान पे जा रहा है या फायदे में जा रहा है, तो फंडामेंटल नियम कहता है कि जी तत्काल उस स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे, वो भले कितना भी फायदा क्यों। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, अगर अगर मिस्टेक हो गई है तो मिस्टेक जितनी जल्दी सुधार ली जाए उतना अच्छा। वो भले वो फायदे में चल रहा हो, एक अलग जी विषय जी है, हम्म। लेकिन हमको तत्काल निकल जाना चाहिए उससे। सर, आज मैं अपनी ये डायरी है मेरी, हाँ ये लगभग मैं पिछले 3-4 साल से इसमें लिख रहा हूँ कुछ ना कुछ। जी सर। तो पिछले साल आज इसको मैं ऐसे ही पलट रहा था। मैं आज की कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं मैं उसमें बड़ा वीक हूँ, क्योंकि मैं नया खिलाड़ी हूँ इस जी जी मार्केट में। जी जी जी। तो मैं ऐसे ही पलट रहा था कि इसमें मैंने पिछले दिनों क्या लिखा, तो मेरे को एक 10 अप्रैल 2020 का कुछ लिखा हुआ मिला मुझे। जी अब उसमें देखिए मैं मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ये सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, किसी ने मुझे बताया होगा या ऐसी किसी मीटिंग में का हिस्सा रहा होऊंगा मैं,
या मैंने पेपर में पढ़ा होगा, क्या? मैं ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर जनरली ले लेता हूँ सोमवार का, जी जी जी। तो इसमें लिखा हुआ था 30% टूट चुके अच्छे शेयर में निवेश करें। 20%, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बिंदास। 30 30 30%, चलिए बहुत जो अच्छा, शेयर बहुत। अच्छे हैं, हाँ, जो शेयर अच्छे हैं और मार्केट में किसी कारणवश 30% तक टूट चुके हैं, जी सर, जी सर। उनमें आप निवेश करिए। अब सुनिए, अब 10 अप्रैल 2020 का मेरा लिखा हुआ है, हाँ, इसमें 2 3 4 5 6 7 शेयर इसमें लिखे हुए, 7 स्टॉक हैं। कौन कौन है? एक है वेदांता, हिंडाल्को, मारुति, सिप्ला, M&M, टाटा मोटर्स एंड ICICI। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, फिर मैंने क्या किया, मैं स्क्रीनर पे गया, आप तो मैंने कॉपी केट किया। हाँ, बिल्कुल। मैंने स्क्रीनर पे गया, मैं हाँ आपसे मैंने जान रखा है कि स्क्रीनर पे जाके आप सभी बातें मालूम कर सकते हैं। हाँ तो मैंने सारे स्टॉक्स के आज के रेट देखे। हाँ। तो आप देखिए, टाटा मोटर्स 10 अप्रैल 2020 को 74 रुपए का था। 74 रुपए का, आज 500 रुपए का हो 10 गया। अप्रैल 2020 में। तो जी मेरे सर। दिमाग में एक बात आई, मैंने सोचा, यदि मैंने इसमें मान लो, उस समय तो खैर मेरे में हिम्मत भी नहीं थी, ना कोई ऐसा कोई बताने वाला था, जी सर। तो मैं लिखता जरूर था कुछ, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि यदि मैं सपोज इसमें 20-25 हजार या कुछ और पैसा लगा देता, तो आज ये कम से कम, आप समझ रहे हैं, 7 गुना होता पैसा कम हाँ, से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा इनमें 7 में एक भी शेयर नहीं है जो दुगना या तिगुना ना हुआ हो। हाँ हाँ। सभी शेयर इसमें दुगने या तिगने के आसपास चल रहे हैं। इसमें सर जो आपने तरीका बताया बिल्कुल बहुत बिंदास तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। इसमें जो 30% आप कह रहे हैं, 30% कुछ ज्यादा हो जाता है, 30% भी रख सकते हैं। उसमें जो हम विशेष ध्यान देंगे कि निफ्टी 100 के जो शेयर हो, निफ्टी 100 के शेयर हो, इसमें 2-3 क्राइटेरिया हमको नोट करनी चाहिए। सबसे पहले जो भी स्टॉक हम खरीदें, उस स्टॉक को ये देखें कि साल भर के अंदर कितना रिटर्न दिया हुआ है, 1 ईयर का रिटर्न, नंबर 1 चीज। दूसरा चीज हम उसको ध्यान जी देंगे कि 5 साल का रिटर्न इसका कितना है। अब जैसे जी मेरा अपना मानना है सर कि कोई भी स्टॉक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम एफडी का रिटर्न तो देना ही चाहिए। यानी एफडी का रिटर्न यदि हाँ, बिल्कुल सही बात है। 7% 8% मान के चलते हैं, तो 5 साल में कम से कम 50% जी का तो रिटर्न देना ही चाहिए। जी तो स्टॉक 5%, सॉरी 5 साल का पॉजिटिव होना चाहिए, और वो भी 50% से ऊपर होना चाहिए, और साल भर का रिटर्न देखिए वो भी 50% से ऊपर हो। साल भर का रिटर्न 50%, 5 साल का 50%, और अच्छा स्टॉक हो, यानी निफ्टी 100 का स्टॉक हो, और ऊपर से 52 हाई से 30% नीचे हो, तो आप ले सकते हैं। आप 10 स्टॉक चुनेंगे ना, 10 स्टॉक में से आपको नहीं सर, ये हाँ, एक साल में 50% और 5 साल में 50%, ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। बात है कि जो ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक बेहतर माने जाते हैं जो साल भर के अंदर 50% प्लस रिटर्न होते हैं, पॉजिटिव रिटर्न साल भर के अंदर। जैसे देखिए, अब अच्छे स्टॉक चुनना है। अब देखिए मैं कैसे चुनता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं, पहले गूगल खोल लूं, गूगल पर चलते हैं। देखिए मैंने स्क्रीनर खोल रखा है, एक बार सर्च कर दूं। जी, मैं हमेशा स्क्रीनर खोल के रखे रहता हूँ। देखिए नहीं, स्क्रीनर बढ़िया साइट है सर, मैं भी खूब यूज कर रहा हूँ आजकल। ये स्क्रीनर, देखिए टाटा पावर हमने खोल के, देखिए ये मेरा अपना वेबसाइट वो अकाउंट है, मैंने बनाया है। तो मैंने कुछ इसमें जी, स्क्रीन बना रखे हैं, दिखाता हूँ। अच्छा। ये मेरे द्वारा स्क्रीन बनाया हुआ, देखिए ऊपर मेरा नाम लिख रहा होगा, दिख रहा है ये VS सिंह लिखा हुआ है इधर। तो हम्म। ये मैंने इसको अकाउंट बना रखा है, इसमें 3 मैंने स्क्रीन बना रखे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक्स, ट्रेडिंग विद फंडामेंटल, ATS फार्मूला यानी ऑल टाइम हाई फार्मूला, स्मॉल कैप फिल्टर, गुड स्टॉक पर, 2-3 मैंने चीजें मैंने बता रखी है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया में स्टॉक में चलते हैं। अब ये देखिए इतने स्टॉक निकल के आ गए। अब आप देखिए इसमें BSE CDSL दिखा रहा है सर, सभी दिख रहा है ना सर ये। जी जी अब इसमें हम ये अच्छे स्टॉक मैंने चुन रखे हैं, क्या क्या चुन रखे हैं, अब देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं, इसका फार्मूला नीचे पड़ा हुआ है, ये देखिए।
100 अधिकतम 30% तक टूटे स्टॉक है, मिनिमम जी 5%, यानी 52 वीक हाई से 30% नीचे और 5%, 5% लेके 30% तक। फिर कह रहा है कि कितना ये भी तमाम परसेंटेज दिखा रहा है। करंट प्राइस 10 रुपया से अधिक हो, नंबर एक चीज। फिर उसका वॉल्यूम कम से कम 10 लाख हो। किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम बहुत मायने रखता है, वॉल्यूम को हमको आपको जरूर देखना चाहिए, वॉल्यूम। जी वॉल्यूम असली बताता है कि स्टॉक अच्छा है कि बुरा है, हम फंस जाएंगे कि रहेंगे उसमें। इसके बाद देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के ऊपर का हो, यानी कंपनी ठीक ठाक हो, और डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड भी 0.50 आ रहा हो। तो इसको मैंने फिल्टर किया तो इतने सारे स्टॉक निकल करके आए। अब इसमें आगे जाएंगे तो देखिए 52 का हाई जी ये, अभी देखिए 52, ये देखिए डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई है, किनारे। हम इसको मारते हैं, देखिए यहां से फिर अब देखिए सर, एंजल ब्रोकिंग जो है अपने ऑल टाइम हाई से 26% नीचे है, दिख रहा है जी सर। जी हाँ दिख रहा है सर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देखिए नीचे जो सबसे दाहिने तरफ है, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई हाँ दिख रहा है, ये सबसे किनारे। जी जी इंडियन जी एनर्जी एक्सचेंज 22,900, हाँ एनबीसीसी। जी अब हम देखिए एक एनबीसीसी स्टॉक आया हुआ है जो 35 रुपए का, सॉरी भाव कितना चल रहा है इसका, इधर आएगा, ये थोड़ा चार्ट लंबा हो जा रहा है, इसको सब फैल जा रहा है यहाँ से। अब देखिए एनबीसीसी ऊपर आएगा सर। 46 रुपए का शेयर दिख रहा है। अब हमें अब इसको हाँ देखना है। 46 का है सर। हाँ, अब इसको क्लिक करते हैं यहाँ से। जी अब हमको सर ये स्टॉक का जो चार्ट होगा ना, चार्ट बता देगा कि हमको इसमें एंट्री करना चाहिए कि एंट्री नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए इसका चार्ट ऐसे दिख रहा है, ये 1 साल का चार्ट दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि चार्ट ऊपर जा रहा है सर? चार्ट हाँ सर, देखिए ये हल्का सा नहीं गया है, देखिए यहाँ से फिर नीचे चला है, यहाँ से हाँ इसको यहाँ से छोड़ नीचे दीजिए। हो गया सर। अब मैक्सिमम 5 साल का खोल लीजिए, 5 साल का। 5 साल में जी नीचे ऊपर जा रहा है शेयर, ये नहीं जा रहा है सर। नहीं जा रहा। मैक्सिमम का खोलिए, मैक्सिमम देखिए ये ऊपर जा रहा है, यहां तक ऊपर गया, फिर यहां से नीचे चल रहा है। इसका हाँ मतलब ये हाँ शेयर डाउन ट्रेंड में है, हमको इस शेयर पे हाथ नहीं डालना। जी हमको शेयर वो चुनना चाहिए जो लगातार ऊपर जा रहा हो। लगातार ऊपर मतलब क्या है, यहाँ से उठाइए, ये सीधा ऐसे जाए ऊपर, 45 अंश का कोण बनाना है। जी समझ। अब जैसे आप किसी जी और शेयर को उठाइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर आपने आईसीआईसी बैंक को लिया, देखिए आईसीआईसी बैंक को उठा। अब आईसीआईसी बैंक को हम उठाते हैं सर, उसका चार्ट खोलते हैं यहाँ से। अब इसका मैक्सिमम का चार्ट खोलते हैं, 5 साल का चार्ट देखिए। अब ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है सर? ये अब ओवरऑल तो सर ऊपर ही जा रहा है। ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम का देखिए, ऊपर, ओवरऑल ऊपर जा रहा है ना। तो हाँ हमें ओवरऑल सर, ऊपर है। तो हमें सर कुछ ज्यादा नहीं देखना होता है। जी हमको जो चार्ट है, चार्ट का हम क्या करें कि नीचे वाला पॉइंट ले लें। जैसे हम चार्ट ऐसे खोलते हैं, चार्ट ऐसे खोल गए किसी का चार्ट। अब चार्ट जी खोलते हैं, जी एक नीचे वाला पॉइंट ये ले लेते हैं, और ऊपर वाला पॉइंट ये जी ले लेते हैं, और एक सीधी जी रेखा ऐसे खींच देते हैं। जी यदि सीधी रेखा ऊपर जा रही है तब तो शेयर इसका मतलब अच्छा है। यदि जी रेखा नीचे जा रही है तो शेयर हमको जी अच्छा नहीं। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर कट आसान फार्मूला है अच्छे स्टॉक चुनने का। तो अभी मैं अपने उस पर इसकी हम्म साइट पर गया था, स्क्रीन पर ये। इसी तरह से देखिए सीडीएसएल है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, ट्रीडेंट है, गुजरात अल्काइल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये तमाम जो शेयर्स हमको यहाँ से लिस्ट मिल जाते हैं सर, ये शेयर्स जी अपने ऑल टाइम हाई से, यही 52 वीक हाई से लगभग 30% नीचे है। और हमारा काम है अब एक जी एक स्टॉक को वॉच करना, ट्रेडिंग के इन्वेस्ट हाँ के हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये दोनों, हम्म, यदि आप ट्रेडिंग के लिए आसान तरीका खोजना चाहते हैं सर, तो उसके लिए सबसे अच्छा है
आप स्टॉक एज एप्लीकेशन का यूज करिए, बहुत ही अच्छे से आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुन सकते हैं। मैं स्टॉक एज, स्टॉक एज ऐप मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक एज ऐप इसी में स्टॉक एज ऐप खोलना पड़ेगा। ये स्टॉक एज वेब खोल रहा हूँ मैं। अब जो मैं स्टेप बताऊंगा सर, स्टेप लिखते जाइएगा। जी जी इसको लिखेंगे सर तो अच्छे से स्टॉक उठा लेंगे आप ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला आप जाइए, लिखते हैं स्कैन। दूसरा जाइए स्कैन के बाद प्राइस स्कैन। इसके बाद जाइए 52 वीक हाई। इसके बाद जाइए क्लोज इंटरिंग इन 52 वीक हाई। अब वहां पे सर आपको अच्छे से स्टॉक मिलेंगे। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। ये सर ये खुल के आया। मैंने सबसे पहले क्या बताया है सर, राजेंद्र सर? सुनाई नहीं दे रहा है क्या सर? हाँ नहीं सुनाई दे रहा है, बताएं सर। तो सबसे पहले हमने देखिए स्कैन बताया है। देखिए ये स्कैन खुला है। जी जी स्कैन के बाद मैंने क्या बताया जी, था? देखिए आपने बताया प्राइस स्कैन, देखिए प्राइस प्राइस स्कैन। स्कैन खुला। प्राइस स्कैन के बाद मैंने क्या जी, बोला है? 52 वीक हाई। और देखिए प्राइस, फिर प्राइस स्कैन के अंदर एक और प्राइस स्कैन है। जी अब मैंने कहा इसमें 52 वीक हाई, ये देखिए 52 वीक हाई। देखिए जी जी जो क्लिक करते हैं, अब इसमें जाएंगे। फिर मैंने क्या कहा है सर? क्लोज इंटरिंग क्लोज एंटरिंग इन, 52 वीक हाई जोन। देखिए ये वाला है। क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन। अब इसको क्लिक करिए। अब सर आपके जी सामने 52 वीक हाई से 10% तक या 15% तक कौन कौन शेयर है आपके सामने मौजूद है। अब देखिए यहां से नंबर 1 पे एसकेएफ इंडिया 6%, आयसर मोटर 12%, सिटी यूनियन 12%, एसजेवीएन 12%। दिख रहा है ना सर? रेडियो खेतान 13%, हम्म, आरएचआई, क्रिसिल, पीएनसी इंफ्राटेक, आपका देखिए अशोका बिल्डकॉन, बजाज ऑटो, गैलेक्सी सर्विसेज। ये सब सर आपके 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स हैं। ये जो 52 वीक हाई से सर कितने नीचे, देखिए नीचे तक आइए 1409%, 15% तक ये 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स है। ये तरीका सर मैं ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ सर। हम्म, अब इसमें से आप जितने स्टॉक दिख रहे हैं सर, इसमें से किसी एक स्टॉक को आप ऊपर से सर्च करना शुरू करिए। हम एसकेएफ इंडिया में चलते हैं, हम इसको सर्च करते हैं। जी अब एसकेएफ इंडिया में जाते हैं सर, टेक्निकल में जाते हैं। ये फिर लिखते जाइए, स्टेप लिखते जाइएगा सर। उस स्टेक पर, उस स्टॉक पर जाएंगे, स्टॉक के बाद टेक्निकल पर जाएंगे। जी अब टेक्निकल में देखिए इसके रिटर्न देखिए। 5 साल का रिटर्न देखिए 171% है। एक साल ओहो का रिटर्न 162% है। जी 2 साल का रिटर्न 80% है। ये दिख रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। तो ये देखिए 1 साल का रिटर्न 162% है। मैं ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं, इन्वेस्ट फंड इसको। अब साल भर का रिटर्न 162% है, इसका मतलब ये शेयर जो है मोमेंटम है। 5 साल का हम्म, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मोमेंटम स्टॉक है, स्टॉक चलने वाला स्टॉक है। अब यहां से हम देखते हैं सर कि इस जी स्टॉक के लेवल पर जाते हैं। लेवल पर गए, लेवल पर जाने के बाद हम 52 वीक हाई देखते हैं कब बनाया हुआ है। ये 52 वीक हाई। अब यहाँ सर्च करेंगे, देखिए ये 4142 है। ये 4 नवंबर 2021 को बना है, यानी ये कल ही जो है 52 वीक हाई बनाया है। तो जो कल हम्म, 52 वीक हाई बना है इसको हम छोड़ देंगे। अब पीछे अच्छा चलते, फिर दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। हम्म, आयसर मोटर को क्लिक करते हैं। फिर इसका टेक्निकल देखते हैं, साल भर का 5 साल का रिटर्न। साल भर का रिटर्न देखिए इसका 26% है। जी 5 साल का 11% है। इसको रहने दीजिए, मत हटाइए, क्योंकि हम्म, इसने आपके एफडी के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में 11% में हाथ मत डालिए, कम से कम 50%, छोड़िए इसको। अब आते हैं सिटी यूनियन बैंक, इसको देखिए। फिर इसको टेक्निकल पे जाइए।
5 साल का रिटर्न 40%, 1 साल का रिटर्न 9%, छोड़ दीजिए सर, मत देखिए, इसको भी छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए। SGBN देखिए, इसके टेक्निकल पे जाइए, 5 साल का रिटर्न -6%, छोड़ दीजिए। फिर देखिए रेडिको खेतान, फिर आपके सामने एक और अच्छा स्टॉक आ, 5 साल में 660%, 5 साल में इसने 7 गुना शेयर कर भाव बढ़ चुका है। 1 जी साल का रिटर्न 139%। अब इसका 52 हाई देखिए, लेवल पर जाइए, लेवल के बाद 52 हाई पे जाइए। अब देखिए कब बनाया जी ये 12 अक्टूबर 2021 को बनाया हुआ है, 1214 रुपया, यानी 52 वीक हाई से लगभग 200 रुपया, 160 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर। अब आपके पास एक अच्छा स्टॉक मिल गया सर जी इसके थोड़ा सा और सुरक्षा के लिए हम जाते हैं, मूवी एवरेज देख लेते हैं, ये सभी मूवी जी एवरेज ऊपर है कि नहीं। मूवी SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, मुख्य रूप से देखिए 50 दिन देखिए और 200 दिन देखिए, इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। तो अब देखिए 50 दिन का 974 है, 200 दिन का 728 है, यानी दोनों के ऊपर है। इसका मतलब आपके हाथों में एक शेयर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। जी क्लियर है सर? आप इस तरह से इसको क्लियर। फिल्टर करते रहिए। आपको हर महीने नहीं, हर हफ्ते कम से कम 3-4 ऐसे स्टॉक, और इस स्टॉक इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे सर ना, यकीन मानिए 10 में से आपके 7-8 ऐसे स्टॉक होंगे जो 2-3 महीने बाद आसानी से 10 से 12% का रिटर्न दे देंगे, कम दे देंगे। एक्चुअली है क्या सर? हाँ, जी मैं बताऊं सर कि एक्चुअली क्या है, मेरा जो नेचर ऑफ जॉब है हाँ, वो ट्रेडिंग के लिए फिट नहीं है। हाँ, जी जी क्योंकि सर सुबह से ही क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो मतलब बवाल काटना शुरू कर देते हैं, तो मैं 12 बजे तक तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो सर ये अब ट्रेडिंग 12 बजे के बाद क्या है कि जो भी मार्केट, ये सर उस तरह के लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं ना जी उस तरह जी, की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये ट्रेडिंग उसके है अच्छा कि इंट्राडे के लिए मैं समझ नहीं, रहा था। नहीं, ये उस तरफ के लिए है जो आज शाम को मार्केट क्लोज हुआ, आपने जी ये आंकड़ा उठा के चेक किया, आपको उसमें जी एक रेडियो खेतान मिला, आज हमने 10,000 रुपये डाल के इसको छोड़ दिया। जी अब हमें रोज इसको देखना नहीं है, अब हमें इसको देखना जी है 2 महीने बाद, 1-1.5 जी महीने बाद हमको देखना है। 1-1.5 महीने बाद हम ओके उसको वॉच करेंगे, 1-1.5 महीने बाद इसका जो भाव हो, चाहे जी वो घाटे में हो चाहे फायदे में हो, आप एग्जिट कर सकते हम्म, बिल्कुल। हैं। आप उसको डेली वॉच करेंगे, तो मैं इसी तरह ट्रेडिंग करता हूँ, जी मैं रोज ट्रेडिंग नहीं करता। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं उसको गलत समझ रहा था, मैं इंट्राडे समझ रहा था। नहीं नहीं, सील सर अच्छे से समझ रहे हैं, सील सर से कई स्टॉक के बारे में बातचीत होती है, इस तरह के ग्रुप में चर्चाएं कई बार होती रहती है। हालांकि इधर मैंने कुछ दिनों से हाँ हाँ, ज्यादा नहीं मैं तो ट्रेडिंग के लिए बातचीत हो रही थी, मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर दिया हूँ। बहुत ज्यादा मुझे मुझे ट्रेडिंग सूट नहीं करता है, जी वही ना, और छोटे छोटे स्टॉक मुझे सूट नहीं करते, मुझे थोड़ा सा फंडामेंटल ठीक ठाक शेयर लगते हैं। अब मेरे कुछ चुनिंदा शेयर्स होते हैं, मैं सभी शेयरों पर हाथ नहीं डालता, मेरे चुनिंदा जी 20-25 शेयर है या 40-50 शेयर, उसी पर हाथ डालता हूँ। और या किसी शेयर जी में जब मैं कई महीने वॉच करता हूँ तब उसमें हाथ डालने को इच्छा करती हूँ, पहले उसको समझता हूँ किस तरह का जी शेयर है, कितना घटता है, कितना बढ़ता है, फंडामेंटल क्या है, बिजनेस क्या है, तब उसमें हाथ डालने की कोशिश करता हूँ। एक झटके से नहीं, जैसे ग्रुप में कहते हैं कोई एक स्टॉक बताता है, कहते हैं ले ले क्या, इसका टारगेट क्या है, तो ना हम टारगेट वाले हैं ना हम जल्दी खरीदारी करने वाले हैं, हम्म, हम दोनों में इंतजार करते हैं। क्यों शिव सर, मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, सही अच्छा बोल है। रहे हैं आप। कोई स्टॉक जैसे आज ही मैंने कौन से स्टॉक के बारे में कहा, मनाली पेट्रोकेमिकल के बारे में, कभी देखिए 2-3 हजार करोड़ के मार्केट कैपिटल पे है, अभी नीचे है, तो एक पता नहीं कौन सा कहा कि 1900 करोड़ पे है, बहुत अच्छी बात है, फिर ले ले क्या, मैंने कहा अरे झटके में लेना चाहिए, आप उसको देखिए, उसको वॉच करिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हम यहाँ पर कल सर सर मैंने एक चीज पूछी थी सर, क्या, विजय सर, हाँ, कल मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, आपने अ, शुरुआत सुबह की चर्चा में कुछ आपने बताया जुबलिएंट इनग्रेविया। इंग्रेविया, जी जी, हाँ बताइए। हाँ हाँ,
तो अब वैसे तो आप लोग, मैं आपको और राठी सर वगैरह को अपना गुरु ही मानने लगा हूँ, जी जी लेकिन मैंने, चूंकि आपने मुझे एक पिछली मीटिंग में मुझे बताया था कि कोई भी शेयर हो, हाँ आप जो है उसका आरओसी और आरओ देखिए आरओसी और आरओई जी जी चेक करिए। मैंने उसका चेक किया तो वो दोनों जो है नीचे 10% से भी कम आ रहे थे। इसलिए मैंने क्वेश्चन अराइज किया था कि सर ये कैसे आप कर रहे हो। आपने कहा कि इसको डीमर्ज किया गया है। हाँ अब मैं इस बारे में आऊंगा। जैसे होता क्या है सर कि जी बहुत सारे ऐसे कुछ बिजनेस पहले से स्थापित बिजनेस होते हैं जो हर जी साल एक निर्धारित दर से बढ़ते हैं। कुछ ऐसे जी। बिजनेस होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन अभी वो खराब दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा। तो जिस समय हम्म। खराब दौर से गुजर रहे होते हैं उस समय उनके जो रिटर्न रेशियोज होते हैं वो निगेटिव होते हैं या यूं कहें कि पॉजिटिव नहीं होते हैं या जितना हम चाहते हैं उतना नहीं होते। तो कई हम्म। बार उसको देखने के चक्कर में यानी रिटर्न रेशियो पी पीवी देखने के चक्कर में हम कई बार अच्छे स्टॉक को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जुबिलेंट इंग्रेविया उसी टाइप के, जैसे मैं एक स्टॉक जिसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूँ, कई बार चर्चा करता हूँ, वो स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। हाँ, वो क्योंकि आप बार बार चर्चा करते हैं इसकी। चर्चा करते हैं क्योंकि ये जी मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, मेरा बहुत पहले से चुना हुआ स्टॉक है। एक ये हो गया और एक बोरोसिल रिन्यूएबल है। जी जी। बोरोसिल दोनों मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ, सिल सर ग्रुप में बहुत पहले से है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, बोरोसिल की मैं जब खोलता हूँ तो दो तीन चीजें खुलती हैं, तो बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से है ना ये? बोरोसिल दो नाम है सर। जी अच्छा आप सर ऑफिस में जाते हैं, जी। कल कल सर एक सर्वे करिएगा कि आपके ऑफिस में लोग जो टिफिन लेके आते हैं किस कंपनी का टिफिन लेके आते हैं। अब हम सर्च करेंगे सर। कल करेंगे। आप सर अपने आसपास देखिए सर, हमको निवेश के लिए स्टॉक बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के आसपास होता है। आप घर में देखिए जी। हॉट वाटर बोतल में जो पानी गर्म रखने के लिए होता है ना, देखिए किस हम्म कंपनी का बना हुआ है। या आप टिफिन लेके हम्म जाते हो तो टिफिन देखिए किस कंपनी का है। हम्म। या टिफिन खरीदने जाइएगा मार्केट से पूछिए किस कंपनी के सबसे अच्छे टिफिन आते हैं, किस कंपनी के सबसे अच्छे हम्म। ये क्रॉकरी आते हैं। हर घर में क्रॉकरी जी, की चीजें क्रॉकरी होती है। तो बोरोसिल की आती है, बहुत बढ़िया क्रॉकरी। तब क्या पूछना है बोरोसिल के बारे में। जो प्रोडक्ट सर नहीं नहीं, आपके मैं सामने सर, है, एक चीज जान लीजिएगा सर, हाँ हाँ। जो प्रोडक्ट आपके जी सामने आ गया है आप जी। उसको हाथों में लिए हुए हैं, समझ लीजिए कि छोटी कंपनी नहीं है। उसने बहुत बिल्कुल मेहनत किया बिल्कुल। होगा, उस कंपनी के प्रमोटर ने, जो भी मैनेजमेंट है, तब वो प्रोडक्ट आपके हाथों में आया है। जी तो आपके जी हाथों में कोई प्रोडक्ट आ गया तो आप आश्वस्त हो जाइए कि आपके पास एक अच्छी कंपनी आ गई। जी। ज्यादातर अवसरों पे आप अच्छी कंपनी पाएंगे यदि किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपके हाथों में है। कभी कभार होता है अपवाद हर जगह मिलते हैं, हमें अपवाद की चर्चा नहीं करते। तो हम्म। बोरोसिल का दो बिजनेस है सर। बिजनेस दो प्रकार जी का होता है, एक बिजनेस प्रकार का होता है बी टू बी सेगमेंट, एक होता है बी टू सी सेगमेंट। बी टू बी सेगमेंट होता है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट। जी। जैसे सुशील सर आईटी में जॉब करते हैं, ये बी टू बी सेगमेंट में काम करते हैं। इनका कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं होता है। इनके कंपनी के पास अच्छा। क्या होता है कि बड़ी कंपनियां जाती है, जैसे मालूम चला कि इनके पास मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, जिस न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी हो गई, वो विप्रो के पास जाती है, हम्म। कहती है कि ये हमारा आंकड़ा है, आप इसको आंकड़े को सहेजना है, इसमें से इतने सारे क्लाइंट्स, इस क्लाइंट से जब डेटा मांगू तो हमको दीजिएगा। या क्लाइंट क्या कहते हैं, सर्वे करिए, जैसे भी उनका जो आंकड़ा होता है। तो इनका कस्टमर से कुछ लेना देना, बी टू बी सेगमेंट है। केमिकल का हम्म। बिजनेस है, वो बी टू बी सेगमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है। आपके बहुत सारे बिजनेस टू हम्म। बिजनेस सेगमेंट होते हैं। और दूसरा सेगमेंट होता है बिजनेस टू बी टू सी, यानी बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट। उसमें जैसे आपका जी। ब्रिटानिया हो गया, ब्रिटानिया के उत्पाद हमारे घर में आते हैं, ये बी टू हम्म। सी सेगमेंट है। आईटीसी बी टू सी हम्म। सेगमेंट है। मारुति बी टू हम्म। सी सेगमेंट है, हालांकि उनका बी टू बी भी सेगमेंट है जो कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। जी तो जो बी टू सी सेगमेंट है बोरोसिल का, वो जी। बोरोसिल के नाम से है, यानी जिसमें आपके किचन के आइटम बनाती है, जिसमें टिफिन हम्म। बनाती है, जिसमें आपके क्रॉकरी वगैरह जो होम अप्लायंसेज आते हैं, उसकी लंबा रेंज जी है। आने वाले समय का मेरे निगाह में बहुत अच्छी कंपनी है बोरोसिल, पर्सनली मैं इसको ध्यान जी देता हूँ। और जो दूसरा बी टू जी बी सेगमेंट है, जिसमें ये बनाते हैं जो बड़े बड़े, आप किसी जी। शहरों में चले जाइए, जो बड़ी बड़े मॉल बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसें बनती है, वहां शीशे लगते हैं जी सामने,
अच्छा अच्छा। वो जो शीशे होते हैं वो सनरेज को कुछ बचाते हैं, कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अब बेहतर से सर कुछ प्रकाश इस पे डालेंगे। तो वो जो जी शीशे है ना सर, वो बोरोसिल बनाते जी हैं। जी। तो एक तो शीशा बनाती है, दूसरा जो सोलर पावर के पैनल आते हैं वो बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ तो ये जी दोनों जी। सेगमेंट आपके बोरोसिल रिन्यूएबल में है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोसिल रिन्यूएबल अच्छी अच्छा अच्छा, ठीक सर, है। मैं समझ क्लियर हो गया। गया सर? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। उसी तरह से B2B सेगमेंट पे एक और कंपनी है, इंडिया मार्ट इंटरमेश। जी। इसको भी निगाह रखने लायक है, हम्म, इंडिया मार्ट इंटरमेश। आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडिया इंटरमार्ट भी अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर, अब किसी को समोसा बनाने वाली मशीन चाहिए, तो जो 100-150 जी समोसा बेचता है वो समोसा बनाने वाली मशीन नहीं देता। जी। किसी को रोटी बनाने वाली मशीन चाहिए, बल्क में रोटी बनाती है, तो वो हम आप घरों में नहीं यूज होगा, वो क्या होगा? और ये जो मशीनें होती है स्पेसिफिक लोग बनाते हैं, सब लोग नहीं बनाते। हाँ तो इंडिया मार्ट वो जगह है जहां पर B2B सेगमेंट में काम करने वाले लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। आप केवल गूगल पर डालिए, जी जी। गूगल पर डालिए वॉशिंग मशीन बनाने वाली मशीन, क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर बनाने वाली मशीन, साबुन बनाने वाली मशीन, आप सर्च करके डाल दीजिए। उसमें जो सर खुल के आएगा, उसमें नंबर 1 पे इंडिया मार्ट का खुल के आएगा। अब इंडिया मार्ट क्या करती है सर? इंडिया मार्ट जो B2B सेगमेंट में काम करते हैं उन लोगों से घूम घूम करके टाई अप करती है। समझ गया। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मुझे इसकी जानकारी तब हुई जब मैं अपने हमारे दोस्त थे उनके यहाँ बैठा था, तो इंडिया मार्ट वाले एक लड़का आया था, उनसे टाइप कर। वो क्या करते हैं कि हमने जैसे मान लीजिए आप पैथोलॉजी के सेक्टर में काम करते हैं, तो मैंने आपसे टाइप किया, भाई देखिए आपकी जी पैथोलॉजी है, कोई सर्च करेगा तो हम सबसे ऊपर दिखाएंगे आपको। होता है ना भाई, बिल्कुल सामान्यतः गूगल पे जो सर्च करते हैं बिल्कुल। जो सबसे नंबर 1 पे आता है उसी को लोग प्रेफर कर देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल हमको समोसा बनाने की मशीन चाहिए, हमने क्या किया कि गूगल पे डाला, गूगल किया गया कि इंडिया मार्ट पे गया, इंडिया मार्ट क्या किया कि अब राजेंद्र सर समोसे बनाने की मशीन बनाते हैं, उनको रिफर कर दिया, हम गए राजेंद्र सर से समोसे बनाने की मशीन ले लिए। तो B2B जी। सेगमेंट। तो जुबिलेंट इंग्रेविया जो है सर, अब जुबिलेंट इंग्रेविया पे हम आते हैं कि वो बिजनेस डिमर्ज हुआ है। डिमर्ज इन द सेंस क्या अच्छा। होता है कि दो तरह की चीजें होती है, एक मर्ज होता है, एक डिमर्ज होता है। जी मर्जिंग जी। हम जानते हैं कि जब बिजनेस को शामिल एक दूसरे में समाहित किया जाता है, तो जी डिमर्ज जी। मर्जिंग होता है। जैसे मर्जिंग में कौन कौन सा हुआ था? आपका केयर में खत्म हो गया था, वो वेदांता में मर्ज हो गया था। हाँ, काफी रिलायंस पेट्रोलियम सर रिलायंस इंडस्ट्रीज में चला गया, वो काफी पहले चला काफी गया। पहले की बात है। तो ये हाँ। मर्जिंग का होता है। डिमर्ज क्या होता है कि डिमर्ज करके बिजनेस टूटता है, जो अलग अलग बिजनेस किया जाता है। तो आज फरवरी महीने से पहले जुबिलेंट लाइफ साइंस नामक की कंपनी रही। हाँ हाँ, अच्छी कंपनी थी वो। तो जुबिलेंट लाइफ साइंस को दो भाग में किया गया। उनके फार्मा जी। सेक्टर की कंपनी को जुबिलेंट फार्मोवा के नाम से कर दिया गया, और जो हम्म, केमिकल और न्यूट्रिशन का बिजनेस रहा उसको उन्होंने जुबिलेंट इंग्रेविया के नाम से कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों बिजनेस की उत्पत्ति हुई। तो अभी जो जुबिलेंट इंग्रेविया का बिजनेस है सर, अभी ये सुधरना बाकी है। अभी हाल ही में अच्छा अच्छा। डिमर्ज हुई है, तो जब इसके आंकड़े सब आने शुरू होंगे, बिजनेस अलग होगा, तो उसे थोड़ा समय लगता है, वो फिर बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरह से डिमर्ज होने वाली बिल्कुल। कंपनी एक और मेरी पसंद, बोरोसिल। खुद बोरोसिल डिमर्ज वाली कंपनी है 2 साल पहले। ये 2 या 3 साल पहले बोरोसिल से ये अलग हुई है। 2 कंपनियां थी, गुजरात बोरोसिल थी, एक बोरोसिल थी। ओके। तो इनको क्या किए, गुजरात बोरोसिल को पहले बोरोसिल में मर्ज किए, फिर इसके जी। बाद इन्होंने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, बोरोसिल बोरोसिल बना दिया, बोरोसिल रेमल बना दिया। इसी तरह से आइए, तो 2-3 साल पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज एक कंपनी रही। अच्छा। टाटा ग्लोबल बेवरेज में कई ऐसे बिजनेस थे, एफएमसीजी टाइप के बिजनेस थे, डेली यूज होने वाले। और टाटा केमिकल में भी कुछ एफएमसीजी टाइप के बिजनेस थे। उन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, टाटा केमिकल से उठाया बिजनेस, टाटा ग्लोबल बेवरेज में कर दिया कुछ। जैसे टाटा नमक हो गया, कई चीजें देखना पड़ेगा उसको। और इसका नाम इन्होंने कन्वर्ट कर दिया टाटा कंज्यूमर। हम्म। तो ये भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से आप आइए,
आदित्य बिरला फैशन रिटेल को आप अध्ययन करिए तो 4 साल पहले चले जाइए तो एक कंपनी थी आदित्य बिरला नुवो हाँ, नूवो और ग्रासिम, कई कुछ और जी नाम है। जी उन्होंने क्या किया, इसको भी मर्जिंग डिमर्जिंग किया, जिसमें जी क्या हुआ कि ग्रासिम एक स्वतंत्र अस्तित्व में आई, आदित्य बिरला जी फैशन रिटेल एक अस्तित्व में आया, फिर आपका अस्तित्व में एक आया आदित्य बिरला कैपिटल, जिसके अंदर आदित्य बिरला ग्रुप का इंश्योरेंस, होम लोन, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, 13-14 बिजनेस आदित्य बिरला कैपिटल। हम्म, फिर इसी तरह से एक और कंपनी डिमर्ज हुई है, डिशमैन फार्मा, एक कंपनी थी डिशमैन फार्मास्यूटिकल, वो इस माल के ठीक है ना। उसको इन्होंने फिर डिमर्ज किया, डिशमैन कार्बोजन से एक और किसी और नाम से डिमर्ज किया। तो ये इस तरीके से होता है। आईटीसी क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसका डिमर्जिंग हो नहीं रहा है, जिस दिन डिमर्ज हो जाएगा आईटीसी भी बढ़ने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्नों को उत्तर दे दिया होगा और आप इसको संतुष्ट हो गए। बिल्कुल। और कुछ प्रश्न है सर? नहीं सर, अब क्या है कि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हुई थी मीटिंग, तो मैं अगर कुछ प्रश्न रहे भी होंगे तो वो अब दिमाग आप से नहीं आ रहे आप हैं। प्रश्न तैयार करिए, फिर बात करिए, क्योंकि हमको भी नॉलेज बढ़ती है, आपको भी नॉलेज हाँ बढ़ती है और मजा आता है। क्यों सर? जी जी सील सर जी ज्यादातर शांत रहे, सुने नहीं तो बीच में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। नहीं, मैं बराबर सुन रहा हूँ। और मेरे जरूर दो प्रश्न थे। हाँ, जी एक तो जो लास्ट टाइम आपने बताया था कि क्या? इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में कुछ भी चुना नहीं है, हाँ, तो वहां पे मेरे पास कैटला पड़ा हुआ था। हाँ, कैटला तकरीबन 30% प्रॉफिट तक गया, हाँ, और चूंकि इन्वेस्टमेंट में था तो मैंने उसको बेचा नहीं। जी। अभी वो ऊपर से नीचे चलना शुरू हुआ था, 30% माइनस में भी आ गया। अरे इतना जल्दी? इतना पता नहीं क्यों गिर गया। करीबन मेरी बाइंग जो थी वो 500 समथिंग की थी और 600 से ऊपर गया था ये, अच्छा। 660 तक। तो हाँ, मैंने सोचा चूंकि लॉन्ग टर्म पे लिए इसको 3-4 साल 5 साल देखना नहीं है, हाँ, तो वो देखता ही रहा। लेकिन एक दिन ग्रुप में मैंने डाला भी, जब नरेश सर ने बोला कि इसको बाय करिए, तो मैंने देखा कि तो नीचे जा रहा है। अभी वो देखा तो 30% तक नीचे चला गया, तो मैंने कहा तो 60% का सीधा नुकसान हो गया। अभी साल भी खत्म नहीं हुआ। तो वो एक चीज नहीं समझ में आई मुझे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। धैर्य लेकिन रखिए, धैर्य रखिए। वो आपके जो संदेह हैं, जो प्रश्न है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समय देगा। धैर्य रखिए। हम्म होता क्या है सर, इन्वेस्टमेंट में वो एक सामान्य देखने में आता है, जिस स्टॉक को हम बेच देते हैं ना, सोचते हैं कि हम नीचे आके पकड़ेंगे, हम नीचे पकड़ नहीं पाते। इसके पीछे कारण होता है। पहला कारण तो ये होता है कि जैसे हमने मान लीजिए एशियन पेंट को 3200 के भाव पर बेच दिया, अब 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब वो जो 1 लाख रुपया है वो कीड़ा काटता रहता है, साला वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो यूं ही पड़ा हुआ है। और कोई नरेश सर या कोई हमारे से कोई किसी स्टॉक की चर्चा किया तो कहते हैं, यार क्या इसको रख के करना है, 1 लाख लगा देते हैं। जब तक एशियन पेंट 2000 के नीचे आएगा तब तक हो सकता है इससे 10-15% हम कमा ले। हम क्या करते हैं कि इसको पैसा उसको डाल देते हैं। एशियन पेंट जिस वक्त बाइंग पे आता है, ये मान चले कि ये काफी नीचे गिरा हुआ होता है। अब इससे हम निकल ही नहीं पाते कि एशियन पेंट को खरीदे। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाले में क्या होता है सर, कि जिस स्टॉक को हम निकल जाते हैं, प्रायः देखने में आता है कि फिर उस स्टॉक में हम एंट्री नहीं कर पाते। या तो बिल्कुल हम कटिबद्ध हो, अनुशासित हो, तब हो, अन्यथा नहीं हो। और एक चीज और मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में भी यदि कोई स्टॉक पड़ा हुआ है और शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दे दिया, तो 50% निकल जाने में कोई बुराई नहीं। ये भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे अब बता रहे हैं कि 3-4 महीने में 30% बढ़ गया। जैसे एक सामान्य स्पीड में एक सामान्य बात करता हूँ कि मान लीजिए कि हम जो है 10 या 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और हम एक सामान्य चाल है मेरी, और मालूम चलता है कि मैं जो है 15-16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ गया 1 घंटा। क्या जरूरी है कि मैं उसको दौड़ता रहूंगा वैसे ही? अब मैं थकूंगा, आराम करूंगा, रुकूंगा, तब जाकर के फिर मैं, क्योंकि मुझको फिर से एनर्जी बनानी पड़ेगी ना। तो आप इसको वॉच करते रहिए कि औसत रिटर्न को जरूर देखते रहिए। मैं एक औसत रिटर्न का बार बार चर्चा करता हूँ, निफ्टी का औसत रिटर्न। भाई कोई भी शेयर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, उसकी भी एक सीमा है ना।
तो शॉर्ट टर्म का एक टारगेट रखिए कि शॉर्ट टर्म में 30% बढ़ गया है, 3 महीने का 4 महीने का लक्ष्य रखिए कि 30% बढ़ गया तो हम उसमें से आधा शेयर बेच, वो तरीका भी अपना सकते हैं। अन्यथा यदि उसको छोड़ दिए तो छोड़ ही दीजिए, केवल उस पर खरीदारी को फोकस करिए, बस खरीदारी की नहीं तो उसको आपका तो सारा काम समय कर देगा। वो 60% आपको कब रिकवर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, वो 60 नहीं में नहीं 60% हो जाएगा। उसको तो छोड़ के ही रखा है सर। वो क्या है कि जब मैंने आपके कहने पे दोबारा से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इसमें शेयर मार्केट में हाँ, 1 अप्रैल के बाद से, तो वो 2 शेयर सबसे पहले मैंने खरीदे थे, विप्रो और कैडला। हाँ, 20 शेयर विप्रो खरीदे थे और 10 शेयर मैंने कैडला खरीदे थे। हाँ, विप्रो अपनी स्पीड से बढ़ता ही गया, वो अभी भी मेरे पास अब तो खैर विप्रो मेरे पास 40-50 तक हो गए हैं। हाँ, और वो अभी भी 30% 40% ऊपर पे चलता है। हाँ, मुझे जिस दिन लगता है कि ये 2% 4% नीचे आया तो मैं फिर ऐड करता हूँ। हाँ, वाह क्या बात है। कैडला के साथ उल्टा हुआ है, कैडला हाँ, भी अच्छा गया तो मैंने सोचा चूंकि अच्छा जा ही रहा है तो जाने दो इसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मैंने ये एक अनुशासन बना के रखा है कि 1 साल से पहले तो कोई इसमें से बेचना ही नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस वो शेयर जो मैंने बिना किसी जानकारी के ऐसे ही लेके उसमें डाल लिए थे, हाँ, तब मेरे पास दूसरा अकाउंट नहीं था तो वो जरूर मैंने हटा दिए धीरे धीरे करके। अभी बिल्कुल क्लीन एंड स्वीप रखा है और वो 1 वे अकाउंट बना के रखा है मैंने। हाँ, तो कैडला में मैं ऐड तो कर रहा हूँ हाँ, लेकिन उसके बाद भी नीचे जा रहा है, तो अभी मुझे एक ये डाउट आ रहा है कि अब ये कितना और नीचे जा सकता है कि ऐड करना बंद करें और लॉस में निकले, या एक फिर इसको छोड़ ही देते हैं। मैं जरा कैडला को मैं देखता हूँ, मैं चार्ट तो नहीं देखता, हल्का फुल्का देखता हूँ क्या कारण है। नहीं उस अकाउंट में तो सर चार्ट वार्ट में कुछ देखते ही नहीं है। मैं तो वो आपका जो तरीका लगा रखा ना फंडामेंटल वाला, हाँ, कंपनी अच्छी है, आंख हाँ, बंद किया। और दूसरा मेरा तरीका क्या है कि आप बोलते हो ना वॉच करो, मेरा वॉच करने का तरीका क्या है कि 2 शेयर लेके डाल दो उसको, वो अपने आप वॉच हाँ, लिस्ट में आ जाता है। एकदम सही, वो सही तरीका है कि वे दो 2 शेयर डाल लो, अगर अगर लगा कि गलती हो गई है तो हम्म, अपना निकल आओ, ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। और अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो फिर उसमें ऐड करते रहते हैं। कैडला का एक छोटा सा चार्ट देखिए, 52 ऑल टाइम हाई से 27% नीचे चल रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोला ना, ऑल टाइम हाई 27% नीचे है। अभी तो थोड़ा रिकवर हो गया है तो 10-12% मेरे को लॉस में दिखा रहा है। चार्ट तो ठीक ही ठाक, लेकिन सर वोलेटाइल, काफी वोलेटाइल स्टॉक है। हाँ सर आप देखिए ना, ये ऊपर से आके नीचे आया हुआ है। हम्म, काफी वोलेटाइल स्टॉक है सर ये। हाँ वोलेटाइल तो दिख ही रहा है। एक्चुअली में उस समय क्या है, इसका वैक्सीन का कुछ चल रहा था तो उस चक्कर में बहुत ऊपर उछल गया। हाँ, और मुझे मुझे आपकी बात जो आपने लास्ट टाइम बोला था कि कोई स्टॉक 52 वीक से ऊपर निकल जाता है तो एक बार बेच के और नीचे आके दोबारा लेना चाहिए, हाँ, वो मुझे बाद में पता लगा। तब तक कैटला हाई से नीचे गिर चुका था। अभी अभी सर ये मुझे तो लग रहा है कि और नीचे जाएगा। अब वो गिरे या नहीं गिरे, मैं तो लॉन्ग टर्म पे देखिए लेके देखिए रखा हुआ है। अब देखिए सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हाँ। जो 50 एसएम में है ऊपर वाला, देखिए 52 एसएम में 200 दिन के एसएम को तोड़ने जा रहा है सर, हम्म। दिख रहा है ना सर। हाँ दिख रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और नीचे जाएगा या तो। अभी आज के लिए सर देखिए इसको कहाँ जाता है, कहीं कहीं तो नहीं, पकड़ेगा ही। दरअसल ये 200 दिन के मूवी एवरेज के भी नीचे चल रहा है, 100 दिन के मूवी एवरेज, सभी मूवी से नीचे चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड हाँ में अभी है। डाउन, हाँ ये डाउन ट्रेड पे आके बैठा है, लेकिन अब वही है तो कि इसको इसको वॉच करिए, जब ये उस पे आ जाए, मूवी एवरेज के आसपास आ जाए, 200 दिन की मूवी एवरेज के पास आवे, या 200 दिन की मूवी एवरेज को जिस दिन क्रॉस करे उस दिन खरीदिएगा सर, फायदा देगा ये, फिर आपका सारे लॉस रिकवर कर। हम लोग कई बार गलती करते हैं सर, किसी भी स्टॉक को बिल्कुल पीक पे पकड़ लेते हैं, क्योंकि नीचे का लेवल हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ऊपर का लेवल को समझ ही नहीं पाते हैं कई बार, तो होता है ये सर। बात है। दूसरा चलो, दूसरा हाँ दूसरा सर मेरा एक ये भी था कि अगर हम कोई कोई भी शेयर को पकड़े अभी, हाँ, और अगर हम पिछले 1 साल का कंपैरिजन करें तो वो मुझे लगता ठीक नहीं है। ना क्योंकि बिल्कुल सही। पिछले साल, हाँ पिछले साल जो मार्केट गिरा हाँ, और उसके बाद उठा, जैसे आपने टाटा टाटा मोटर्स की बात की है, मुझे हाँ, याद है लास्ट टाइम मैंने मई या जून में जब मैं ऑप्शन में काम कर रहा था तो एक दिन मैंने इसको खरीदा था। हाँ, ज्यादा नहीं, ऐसे ट्राई करने के लिए ही खरीदा था।
वो अनिल सिंघवी का जो आता है ना जी बिजनेस का, उसको देख के लिया था। तब मुझे शेयर मार्केट का ऐस भी पता नहीं था। हाँ, बस ऐसे ही किसी ने बोला कि खोल लो, तो खोल के स्टार्ट किया था। तब मैंने टाटा मोटर्स लिया था। हाँ, मेरे हिसाब से 80-85 के आसपास मैंने खरीदा था, और 100 के आसपास को बेच दिया था 2-3 दिन में, 4 दिन में, जैसा ही बढ़ा। हाँ। तो वो 1 साल का कंपैरिजन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर नहीं, भी आपका जो 5 साल नजरिया का है ना, करना। आपका नजरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी राजेंद्र सर नया नया सीख रहे हैं, तो अभी इनको बताया कि पहले देखिए, जब हमारा तो अगला चरण, तो हम तो देखिए 50 1 साल के रिटर्न और 5 साल के रिटर्न दोनों की तुलना करते, मैंने कई बार बताया है कि 1 साल का रिटर्न कभी भी 5 साल के रिटर्न से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी देखना है। लेकिन अभी चूंकि नया नया इन्होंने सब पहली बार ऐसे चर्चा हुई थी, मैंने कहा पहले छोटा सा बताते हैं, फिर आगे चलकर और बड़ा बताया। धीरे धीरे किसी चीज को समझ बताई बढ़ाई जाती है ना, तो मजा आता है। हाँ, ये बात सही। तो रिटर्न हमको ये भी देखना चाहिए कि 1 साल का जो रिटर्न हो 5 साल के रिटर्न से ज्यादा न हो, यानी सर जो 5 साल का रिटर्न हो 1 साल के रिटर्न के कारण न हो, हमको ये भी देखना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, 5 साल का रिटर्न उसका अस्तित्व तो अलग होना चाहिए एक जी साल जी का रिटर्न। यदि 1 साल का रिटर्न किसी शेयर का 100% है, इसका मतलब 500 साल का जो रिटर्न 200% होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन 1 साल का रिटर्न 150% है और साल भर का रिटर्न 100% है, तब उसे दूर है। ये बात सही है आपकी। तो अब सर 1:30 बज गया, मुझको सर ऑफिस के लिए निकलना है, आज छुट्टी का हाँ दिन सर, है। हाँ सर। हम लोगों का काम होता है, सोचा 1 घंटे का समय सदुपयोग किया जाए, कुछ चर्चाएं हो जाती है तो कुछ मजा आता है, कुछ नई नई जानकारियां हो जाती हैं और कुछ सीखने सिखाने को सर मिलता बहुत पहले सर है। सर एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, मेरी डायरी में मैंने कभी नोट की थी मार्केट के उससे, हाँ, मार्केट मार्केट लाइक लाइफ हाँ, इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन योर फीलिंग एंड रियलिटी। हाँ, मार्केट एंड at every stage you have to quit your feelings and accept the reality. फीलिंग को त्यागना पड़ेगा हाँ, और तो वास्तविकता फीलिंग को और स्वीकार रियलिटी करना। है। सही सर, हाँ, जीवन बस में वही आगे है, बढ़ने के लिए सर, फीलिंग से नहीं चल पाते। जीवन में सर आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती है, कुछ पुरानी चीजें त्यागनी पड़ती है सर, हमेशा। ये जी कुछ भी नया ये करो, बात सही है। हम आ- आज आ- जहां हम हैं सर, आज जहां हम जहां हैं, अब पीछे 5 साल का उठा के देख लें तो पिछले जो 5 साल पहले काम करते थे उसका आज का नतीजा है, और हम भविष्य में कहाँ होंगे, जी आज जो कार्य कर रहे हैं उसको देखिए। सारी चीजें हमारे कार्यों पर बिल्कुल। निर्भर करता है, हम कार्य कैसे करते हैं, जैसे कार्य करेंगे वैसे भविष्य बनेगा। वैसे भी मेरा मानना है कि बिल्कुल। अगर ऊपर बढ़ना है तो नीचे वाली सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप ऊपर बढ़ सकते हो आप। क्या बात है, क्या बात है। अगर हाँ, अगर आप बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पे एक पैर रखे रहेंगे, तो दूसरा पैर बहुत ऊंची सीढ़ी पे नहीं रख सकते आप। तो नीचे बिल्कुल। वाली सीढ़ी छोड़िए, दूसरी वाली सीढ़ी पकड़िए, तो आप बढ़ सकते हैं। चलना, निरंतर चलना एक है। जी सर, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है। बहुत मैंने बहुत तो बढ़िया नहीं सर। नहीं, सही है सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर ऐसे ही बात करेंगे सर। सर, बिल्कुल बहुत अच्छा धन्यवाद लगा सर, सर थैंक राजेंद्र यू। सर आपसे बिल्कुल बात सर, करके। ओके, बिल्कुल। नमस्कार।